नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग शिवराज विजय का 5वां नंबर गद्यांश पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 4 तक पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम लोगों ने 4 तक जो भी गद्यांश में था उसको पढ़ा और साथ ही इसके जो रचयिता हैं पंडित अंबिकादित्य व्यास, इनके व्यक्तित्व कृतित्व को पढ़ा है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और शिवराज विजय का जो सामान्य परिचय है उसको पढ़ लिया है। तो इन सारे टॉपिक को हमने पढ़ लिया है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसको पढ़ के अपना नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन करने में आपको सहूलियत हो। बाकी आज का टॉपिक हमारा उसके आगे का गद्यांश है। ठीक, तो पहले गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले तो मंगलाचरण था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें भगवान विष्णु के लिए बताया गया है, जो कि भागवतम के 10वें स्कंद से लिया गया है। उसके बाद हमने देखा था कि एक बालक जो होता है, जो अपने गुरु आश्रम में रहता है, उसके द्वारा सुबह सुबह भगवान सूर्य की लालिमा का वर्णन है। साथ ही भगवान सूर्य के बारे में और सारी बातें वहाँ पे कही गई है। और फिर उस बालक के सौंदर्य का वर्णन होता है। उसके बाद का हमारा ये अभी का ये गद्यांश है। ठीक है, अब इस गद्यांश में क्या हमें पढ़ना है ये चीज़ देखिए। इस गद्यांश में प्रसंग है बालक की कुटी के चारों ओर का प्राकृतिक वर्णन मनोरम शैली में किया जा रहा है। यानी कि अब इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उसके जो कुटिया होती है वहाँ का प्राकृतिक दृश्य कैसा है। ठीक, इसको पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आना है, हिंदी अनुवाद, तो इसको अच्छे से पढ़िए। और लगभग 10 गद्यांश तक ही क्वेश्चन हिंदी अनुवाद के लिए आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन आए तो मिस ना हो। अब इस गद्यांश को पहला, कदली दलुक कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका। अब यहाँ पे कदली का मतलब होता है केला। ठीक, इस कदली का मतलब होता है केला। फिर इस कुंज का मतलब होता है लता झाड़ी वन के पास जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको हम लोग कुंज कहते हैं। तो कदली दलु कुंज इतस्य एत कुटीरस्य, अर्थात इस कुटी के, समन्तात मतलब होता है चारों ओर, और पुष्पवाटिका अर्थात केले के सुंदर वृक्ष के चारों ओर से घिरी होने के कारण वो जो कुंज सदृश लगने वाली इस पर्णशाला के चारों तरफ क्या थी, पुष्पवाटिका थी। ठीक, वो जो पर्णकुटी था यानी कि वो जो आश्रम था, उस आश्रम के चारों तरफ केले के सुंदर वृक्ष से जो चारों तरफ घिरी हुई कुंज होती है, यानी कि वो जो झाड़ी होती है, उस झाड़ी के चारों तरफ पुष्पवाटिका थी। ठीक, एक लाइन क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पे बताया गया है कि पूर्व में किस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य है। तो यहाँ पे देखिए, पूर्वतः यानी पूर्व में। अब परम पवित्र पानीयंग, परम पवित्र पानीयंग का मतलब परम पवित्र जल वाला। ठीक, कोई तालाब होगा वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है परम पवित्र पानीयंग, यानी परम पवित्र जल वाला। उसके बाद पर सहस्त्र पुंडरीक कपट परिलसितंग, अर्थात सहस्त्र यानी कि हजारों श्वेत कमल समूह से सुशोभित। वहाँ पे जो था पूर्व दिशा में सबसे पहले तो सरोवर था, और सरोवर के पास में ही वहाँ पे सरोवर में सहस्त्र यानी हजारों जो था श्वेत कमल समूह से सुशोभित था। उसके बाद पत त्रिकुल कूजित पूजितं पयः पुरीतः सरः आसीत, अर्थात पत त्रिकुल कूजितं पूजितं, अर्थात पक्षी के पक्षियों जो कूजती हैं, ठीक है, उनके कूजन से युक्त वहाँ का जो जगह था, सबसे पहले तो तालाब था वहाँ पे, उसके पास में सहस्त्र श्वेत कमल के समूह था, उसके पास में वहीं पे पक्षियों का कूजन से जो था वो जगह युक्त था।
ठीक, तो पूर्व दिशा में आपने क्या सब देखा? पूर्व दिशा में सबसे पहले तालाब था, उसमें सहस्त्र कमल लगे हुए थे और वहाँ पे पक्षियों के कूजन की जो आवाज़ है वो गूंजती थी। ठीक, तो आपने पहले लाइन में क्या पढ़ा? केले के सुंदर वृक्ष से चारों ओर घिरी होने के कारण कुंज सदृश लगने वाली इस पर्णशाला के चारों तरफ पुष्पवाटिका थी सबसे पहले। अब पुष्पवाटिका के पूर्व दिशा में अति पवित्र निर्मल पानी वाला और सहस्त्र श्वेत कमलों से भरा और पक्षी के कोलाहल से सुशोभित जल के किनारे तक भरा हुआ एक क्या था? सरोवर था। ठीक, परः पुरीतः शरः आसीत, यानी कि वहीं पे भरा हुआ और कमल से युक्त, पक्षियों के चहचहाहट से युक्त एक सरोवर था। तीसरे लाइन में अब आइए, अब यहाँ पे है दक्षिण तश्चेको, यानी कि अब दक्षिण में क्या है इस चीज़ को देखिए। दक्षिण में है निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनि ध्वनित दिगंतरः, अर्थात अब यहाँ पे निर्झर झरझर ध्वनि का मतलब क्या हुआ कि झरना टाइप होता है जो झरझर शब्द जल प्रवाह से आप समझ सकते हैं। कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे झरने से जब पानी आता है तो वो जल प्रवाह हम लोग बोलते हैं। तो जल प्रवाह से जो ध्वनि निकलती है वही यहाँ पे निर्झर झरझर ध्वनि इंगित कर रही है। तो झरने की झरझर ध्वनि से मुखरित वाला वो जगह था। कौन सा जगह? दक्षिण में। उसके बाद फल पटला स्वाद च पलित चंचू पतंग ला आक्रमण धिक विनत शाखा साखी समूह व्यासः। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बताया गया है कि फल समूह, यानी कि फलों के समूह के भक्षण, यानी कि फल का जो समूह होता है किसी पेड़ पर लगा हुआ होता है, तो उस पेड़ के फलों का जो समूह होता है उसमें बहुत सारी जो पक्षियां हैं वो फल को खाकर और पेड़ पर बैठती है। यानी यहाँ पे आक्रमण के अर्थ में बताया गया है कि पेड़ पर आक्रमण करती है, यानी कि कभी पेड़ पर बैठती है, वो डाल को हिलाती है। तो कहा गया है कि फल के समूह के भक्षण से चंचल हो गई पक्षी कुल के आक्रमण उसके बैठने से और अधिक झुक जाने वाली शाखा वृक्ष के समूह से व्याप्त। मतलब कि दक्षिण दिशा में क्या सब है? सबसे पहले तो झरना है जो पानी वहाँ से निकलती है और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं जो कि बहुत सारे पक्षियाँ वहाँ के फल को खाती है और खाती हुई डाल पर बैठती है, कभी डाल को हिलाती है, मतलब आक्रमण करती है, इसके अर्थ में यहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो इसका पूरा प्रसंग एक साथ हम क्या बोलेंगे कि यहाँ मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश जो कि पंडित अंबिकादित्य व्यास के द्वारा लिखा गया है और यह जो है शिवराज विजय का गद्यांश है, इसमें बालक की कुटी के चारों ओर का प्राकृतिक वर्णन मनोरम शैली में किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग इसका अनुवाद लिख देंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा शिवराज विजय के बारे में थोड़ा जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था उसको लिख देंगे कि शिवराज विजय में इतने निश्वास, इतने विरामों में बटा हुआ है ये सब, और इसमें मुगलकालीन व्यवस्था का चित्रण किया गया है। जो भी कुछ यहाँ का बेसिक पॉइंट है जो हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ाया है उसको लिख देंगे। उसके बाद इस अनुवाद को लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में कहा गया है कि केले के सुंदर वृक्ष से चारों ओर घिरी होने के कारण कुंज सदृश लगने वाली, आप इसको अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बस मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ कि किस प्रकार से इसमें बताया गया है। बाकी आप लोग इसको रीड करके, मान लीजिए ये आता है तो इसको रीड करेंगे और यहाँ पे आपने सबका अर्थ जान लिया है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। बस आपको इस चीज़ को समझना होगा कि यहाँ पे कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे पता लग जाएगा और फिर आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक, इससे अच्छा थोड़ा सा और इसको बढ़ा करके आप लिख सकते हैं। बाकी आप लोग चारों पीछे का गद्यांश है उसको रिवीजन करते रहिए, हो सकता है यही 4-5 से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएँ। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसका जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाता है उसमें 4-5 क्वेश्चन करेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा और फिर लास्ट में हम लोग इसका संस्कृत व्याख्या करेंगे।
ठीक, तो यही आपका आज का वीडियो था। आप इसको अच्छे से कॉपी पर नोट करिए। सबसे पहले इस गद्यांश को लिखिए और गद्यांश के बाद अपना जो ये हिंदी अनुवाद है इसको लिखिए थोड़ा सा डिटेल में। ठीक, चलिए एक बार लास्ट में मैं आपको एक हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा और समझा देती हूँ कि इसका एक निष्कर्षतः यही मीनिंग हुआ कि वो जो पर्णकुटी था वहाँ पे केले के सुंदर वृक्ष से चारों ओर झाड़ियों से जो परिपूर्ण था वो जगह, यानी कि कुटिया जो थी वो पुष्पवाटिका से पूरा आच्छादित था। इस प्रकार पूर्व दिशा में अति पवित्र पानी वाला सहस्त्र श्वेत कमलों से भरा पक्षी कुल के कोलाहल से सुशोभित जल के किनारे तक भरा हुआ एक सरोवर था। और फिर दक्षिण दिशा में झरने की झरझर ध्वनि से दिगंतर को पूरित करने वाली, फलों को खाने से चपल और सतत हिलाने वाली, चुनचुपुट वाले पक्षियों द्वारा फुदक फुदक कर बैठने से अधिक झुकी हुई शाखाओं वाले पेड़ से घिरी हुई सुंदर गुफाओं वाली एक छोटी सी पहाड़ी थी। तो आप इसको समझ के और खुद से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार से दिया हुआ है तो आप इसको इसी प्रकार से लिखें। समझ समझ के आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक, तो आज का हमारा यही टॉपिक था। कल हम लोग इसके जो नेक्स्ट का गद्यांश है, जो इसका नेक्स्ट है, उसको पढ़ेंगे और फिर हम लोग ऐसे ही आगे एक एक करके इसको एंड कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।